So now we start with the next question, that is question number 22. Discuss the nature of bonding in metal carbonyls. देखिए मेटल कार्बोनिल में एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है. अब तक हमने क्या पढ़ा है कि मेटल और लिगेंड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है, जिसमें मेटल एक्सेप्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन का पेयर और लिगेंड डोनेट करता है. तो लिगेंड की तरफ से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट किया जाता है और ये सिग्मा बॉन्ड होता है. तो अब तक हमने इसी तरह की बॉन्डिंग देखी है मेटल और लिगेंड के बीच में. अब ये दूसरी टाइप की बॉन्डिंग आती है कार्बोनिल के साथ. इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पैराग्राफ पे से लिखा है, द मेटल कार्बन बॉन्ड इन द मेटल कार्बोनिल्स पोजेसिस बोथ सिग्मा एंड पाई. ठीक है, ये एस एंड पी नहीं है, ये है सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर. मतलब उसमें बॉन्ड में सिग्मा कैरेक्टर भी होता है और पाई बॉन्ड का कैरेक्टर भी होता है. द मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on the carbonyl carbon into a vacant orbital of the metal. ठीक है, तो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के लिए जो हमारे यहाँ पर कार्बन है डायग्राम में, कार्बन अपना एक लोन पेयर मेटल के एक खाली एम्प्टी ऑर्बिटल को डोनेट करता है. तो ये बना सिग्मा बॉन्ड. और जो दूसरा बॉन्ड है दैट इज अ पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, इट इज फॉर्म्ड बाय द donation of a pair of electrons from a filled d orbital of metal. मेटल के भरे हुए ऑर्बिटल से वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. तो सिग्मा के लिए कार्बन मेटल को डोनेट करता है और पाई के लिए मेटल अपने फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब जो उसके डी ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसको कार्बन के एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल के साथ शेयर करता है. तो देखिए यहाँ पर ये, तो यहाँ मेटल की तरफ से ये डोनेशन हो रही है. तो पाई बॉन्ड मेटल की तरफ से कार्बन को डोनेट किया जाता है और सिग्मा बॉन्ड कार्बन की तरफ से मेटल को डोनेट किया जाता है. तो ये दोनों बॉन्डिंग मिला के, ठीक है, दिस मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट. ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से बॉन्डिंग हो रही है. तो इस बॉन्डिंग की वजह से ये बॉन्ड बाकी बॉन्ड्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है. इसलिए कार्बोनिल जनरली बाकी लिगेंड्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. तो इस क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम बनाना है सिनर्जिक बॉन्डिंग का. ठीक है, मेटल है, इसके साथ ये डी ऑर्बिटल आपने इस तरह से बनाए और ये डी ऑर्बिटल एक नीचे ओवरलैपिंग और एक ऊपर ओवरलैपिंग जैसे पाई बॉन्ड में करते हैं. ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड और सेंटर वाला जो बॉन्ड है वो कार्बन मेटल के बीच में सिग्मा है और ऊपर और नीचे जो ओवरलैपिंग हो रही है ये पाई बॉन्ड है. और ये ध्यान में रखना कि ये कार्बन का एंटी बॉन्डिंग पाई है. ठीक है, फिर आप एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि निकल कार्बोनिल है, NiCO4 टेट्राहेड्रल शेप है, FeCO5 ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप है. और भी इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं जो कि NCERT में दिए गए हैं. तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23. गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस. तो देखिए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं यहाँ पे. तो सेंट्रल मेटल कौन सा, यहाँ पर कोबाल्ट है. ओके, तो कोबाल्ट की फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में K3 और लिगेंड क्या है C2O4 2 नेगेटिव, दैट इज ऑक्जेलेटो. तो इसमें सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम इज कोबाल्ट. ओके, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, पोटाशियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज होगा ओवरऑल, तो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पे ओवरऑल 3 नेगेटिव होना चाहिए. एक C2O4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 3 पे मिला के हो जाएगा 6 नेगेटिव. तो कोबाल्ट पे जब 3 पॉजिटिव होगा तभी जाके बैलेंस होगा वो और -3 बचेगा. ठीक है, तो कोबाल्ट यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3. अब इसकी डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन की बात करेंगे. तो देखिए कोबाल्ट जब 3 पॉजिटिव में होता है तो उसकी डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन की, उसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कोबाल्ट
3 पॉजिटिव की कन्फिगरेशन क्या होगी 4s0 3d6। अब क्योंकि यहां पर स्प्लिटिंग हो चुकी है, ठीक है, कि d ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं, तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो क्योंकि इट्स अ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, इसमें जो स्प्लिटिंग होगी Eg ऊपर जाएगा, 2 ऑर्बिटल ऊपर जाएंगे और 3 ऑर्बिटल नीचे रहेंगे। तो इसको लिख लिया हमने T2g और ऊपर आ गया Eg। अब C2O4 2 नेगेटिव जो ऑक्सिलेटो है वो यहाँ पे एक फेयरली अच्छा लिगेंड की तरह काम करेगा, और जिसकी वजह से ये जो गैप है दैट इज डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल, ये गैप इतना होगा कि ये पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा क्योंकि डी में आपको 6 इलेक्ट्रॉन तो रखने हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तीसरा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी आके पेयरिंग ही करता है, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पर अल्टीमेटली क्या है, T2g में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और Eg 0 है। अब अगर आप ये सोचेंगे कि हमें ये इसको देख के पता लगेगा कि कब कौन सा लिगेंड कितना स्ट्रांग है, तो ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि लिगेंड की स्ट्रेंथ और ये डेल्टा O जो है इसकी वैल्यू सिर्फ लिगेंड पे डिपेंड नहीं करती, ये मेटल उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करती है। तो आपको कुछ केसेस में याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पर हम पेयरिंग करवा रहे थे और कहाँ पर हम पेयरिंग नहीं करवा रहे थे, ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल इसमें देखते हैं, इसी तरह से सॉल्व करना है। सिस, अब देखिए क्रोमियम के साथ 2 इथाइलिन डायमीन है और 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो सिस का मतलब हो गया कि आप क्रोमियम को रखें और 2 इथाइलिन डायमीन। अब क्योंकि सिस में है तो हमारे पास टोटल 6 बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो सिस में मान लीजिए हम इन 2 पोजीशन पे इथाइलिन डायमीन लगा देते हैं और इन 2 पोजीशन पे क्लोरीन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है और इसके बाहर एक Cl नेगेटिव प्रेजेंट है। तो इस स्ट्रक्चर में क्योंकि बाहर Cl पे 1 नेगेटिव होगा तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो 1 पॉजिटिव के लिए देखिए 2 क्लोरीन पे 2 नेगेटिव होगा, इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल होती है, तो क्रोमियम पे कितना होगा 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है दैट इज क्रोमियम और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, ठीक है। अब इसकी अगर डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन देखेंगे, ठीक है। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर तुम भूल गए, यहाँ पर देखिए पहले में भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पर भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी 6 है। अब डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन इसकी भी चेक करेंगे तो कितनी आएगी, इसमें भी हम बोलेंगे कि स्प्लिटिंग हो रही है, और क्रोमियम 3 पॉजिटिव की जो कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 4s0 एंड 3d5, ठीक है। इतनी होती है नहीं, इट इज 4s0 3d3, क्योंकि क्रोमियम होता है 24 का मतलब 4s1 3d5, ठीक है। नॉर्मल स्टेट में जो क्रोमियम होता है दैट इज 4s1 3d5। ये एक्सेप्शन भी आती है क्योंकि दोनों हाफ फील्ड है। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप, एक 4s से जाएगा, बाकी 2 d से जाएंगे, तो ये बचेगा 4s0 3d3। तो जब d में 3 ही हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि पेयरिंग तो T2g में चौथे इलेक्ट्रॉन में 4th इलेक्ट्रॉन में स्टार्ट होती है, 3 तो सिंगल भरे जाएंगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि T2g में 3 है और Eg में तो 0 होगा। थर्ड केस देखिए, NH4 ट्वाइस COF4। NH4 का मतलब क्या है, एक NH4 पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो NH4 ट्वाइस कोबाल्ट के साथ 4 फ्लोराइड लगे हैं, तो 2 NH4 पे मिला के +2 चार्ज बनेगा, 4 फ्लोरीन पे -4 बनेगा, ठीक है। तो टोटल कितना बचा, चार्ज बैलेंस करने के लिए -2, तो कोबाल्ट के ऊपर यहाँ पर +2 होगा, ठीक है। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल एटम है दैट इज कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट कितनी आ रही है यहाँ पे +2, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 4, क्योंकि कोबाल्ट 4 फ्लोराइड के साथ अटैच्ड है, ठीक है। अब 4 फ्लोराइड के साथ अटैच्ड होगा तो इसमें स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अब ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है,
अब ये कैसा है, टेट्राहेड्रल। ओके, अब टेट्राहेड्रल टाइप के स्ट्रक्चर में Eg ऊपर होता है या T2G ऊपर होता है? इसमें T2G ऊपर होगा। तो पहले अब देखते हैं कि इसके कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। देखिए 3 पॉजिटिव की तो थी 4s0 3d6, तो इसकी होगी 4s0 3d7। अब ये जो 7 कैसे जाएंगे, अब इसमें T2G ऊपर होगा, मतलब 3 ऊपर होंगे एनर्जी में और 2 नीचे होंगे, और इनके बीच का जो गैप होगा इसको हम लिखेंगे डेल्टा T। तो पहला इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा 1 2, अब क्योंकि 7 हैं, ठीक है, थर्ड के पास ऑप्शन है कि वो ऊपर जाए। उसके बाद ठीक है, देखिए फ्लोराइड बहुत अच्छा लिगेंड नहीं है, तो बहुत बड़ी ये स्प्लिटिंग नहीं करेगा, तो ये जो गैप है वो छोटा होगा। तो 1 2, तीसरा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा, तो थर्ड यहाँ गया, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ। अब सिक्स्थ वाले को तो नीचे ही आना ना, अब पेयरिंग तो करनी है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, तो पेयरिंग ही करनी है, तो ऑब्वियसली पहले लोअर एनर्जी वाले में पेयरिंग होगी। तो ये 6 और ये 7, तो इसका मतलब ऊपर जो थे ये T2G था, नीचे Eg है, तो इसकी कन्फिग्रेशन कैसी होगी, Eg जो कि लोअर है उसमें 4 होंगे और T2G में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम फोर्थ MnH2 6SO4 को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फोर्थ इज MnH2O 6SO4। तो यहाँ भी सेंट्रल एटम मैंगनीज, और सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, देखिए H2O पे तो न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव होगा, बैलेंस करने के लिए मैंगनीज पे 2 पॉजिटिव होगा, और मैंगनीज जब 2 पॉजिटिव है तो उसके पास क्या होगा, देखिए क्रोमियम के बाद आता है मैंगनीज 25। तो न्यूट्रल स्टेट में मैंगनीज होता है, न्यूट्रल स्टेट में 4s2 3d5, तो मैंगनीज 2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा 4s0 3d5, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 क्योंकि 6 वाटर लिगेंड्स लगे हुए हैं। अब क्या करना है यहाँ पे, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, तो क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है 6 हैं तो T2G नीचे होगा, Eg ऊपर होगा, ठीक है, और 5 इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं। तो इस केस में क्योंकि वाटर भी बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं आता, ओके, तो वाटर भी ज़्यादा बड़ी स्प्लिटिंग नहीं कर पाएगा, जो गैप होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, तो छोटे गैप में जंप लगाना इजी है। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया आपका Eg, नीचे रह गया T2G, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, सेकंड, थर्ड, और जंप लगाना इजी है, पेयरिंग करना मुश्किल है, फोर्थ, फिफ्थ। तो कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं इसकी कि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, so that was question number 23. अब देखिए question number 24. Write the IUPAC name of each of the following complexes and indicate the oxidation states, electronic configuration and coordination number. तो उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे थोड़ा हम। पहले केस में IUPAC नेम देखिए, तो IUPAC नेम क्या करना है हमने, पहले कैटायन की नेमिंग करनी है। तो कैटायन इसमें क्या है, पहले वाले केस में पोटाशियम कैटायन है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाले की नेमिंग करें। कॉम्प्लेक्स में 2 लिगेंड है, एक्वा, ऑक्जेलेटो, तो पहले कौन सा आएगा, एक्वा, ठीक है, तो नाम लिखते हैं डायरेक्टली इसका हम, कैटायन आ गया पहले पोटाशियम। अब क्योंकि 2 वाटर हैं तो डाई, एक्वा, 2 ही ऑक्जेलेटो हैं तो डाई ऑक्जेलेटो, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो एनायन है, इसलिए मेटल के आगे 8 लगेगा, क्रोमेट, और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 और 3H2O हैं बाहर। अब ये आपको मेंशन करना पड़ता है कि 3 है तो ट्राई हाइड्रेट, क्योंकि वाटर पे चार्ज तो कोई नहीं है, तो बैलेंसिंग करने में आपको नहीं पता लगेगा कि 3 वाटर लिखने हैं या 2 लिखने हैं। ठीक है, जैसे पुराने केसेस हमने किए हैं कि इस कॉम्प्लेक्स पे इतना चार्ज आया तो बैलेंस करने के लिए बाहर इतने आयंस रखे, वाटर तो न्यूट्रल है,
ये तो कभी चार्ज के हिसाब से बैलेंस होता ही नहीं है। 3 है तो अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इट्स अ ट्राई हाइड्रेट। तो ये ध्यान में रखना है कि वाटर के केस में ट्राई हाइड्रेट 3 है या टेट्राहाइड्रेट है, ठीक है, वो लिखना है। देखिए सेकंड इज जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो हमारा कैटायन है, तो उसकी नेमिंग पहले होगी। 5 अमीन है और 1 क्लोरो है, तो पहले क्या आएगा, पेंटा अमीन, ठीक है। ओके 1 सेकेंड, हमने यहाँ पर इसकी नाम तो लिख दिया, इंडिकेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखनी है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम +3 कितनी होती है, 4s0 3d3, तो 3d3 होगी तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है तो T2G नीचे रहेगा, उसी में जाएंगे तीनों, तो T2G में 3 जाएंगे और EG में तो 0 रहेगा। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ऑल्सो गिव स्टीरियो केमिस्ट्री, तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है इसकी, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट भी देनी है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में अगर हम बताएंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से आती है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है √n × n+2। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, T2G में तीनों ही अनपेड हैं, तो √3 × 3+2 दैट इज √15 बोहर मैग्नेटन, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रक्चर तो आप ड्रॉ कर ही सकते हैं, ओके, स्ट्रक्चर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर में ये भी बता सकते हैं कि ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव था या नहीं था, ओके। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट में क्या है, CONH3 5Cl, तो सेकंड केस डायरेक्टली कैटायंस इसकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे, तो नेमिंग विल बी पेंटामीन, उसके बाद क्या है, क्लोरो, कोबाल्ट, और कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव, तो 3 आएगा रोमन में, और बाहर जो लगा है वो क्लोराइड। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है कोबाल्ट की, +3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, और जो शेप है दैट इज 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल है यहाँ पर भी, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री। अब जब आपको क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री का पूछा है तो मैं तो ऑक्टाहेड्रल बता रहा हूँ, पर आपको उसको ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है, जो 2-3 तरीकों से, एक सिस बन रहा है तो सिस बनाइए, ट्रांस बन रहा है तो ट्रांस भी बनाइए, ठीक है, तो वो आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पूरी दिखानी है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की कितनी होती है, 4s0 3d6, तो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर 5 अमीन है और क्लोरो है, तो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्या ये, अमोनिया वाटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कम होता है, अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर, ओके। तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग है फील्ड की वो ज़्यादा होगी, और स्प्लिटिंग ज़्यादा होने की वजह से पेयरिंग हो जाएगी, तो इस केस में हम लिखेंगे T2G में ही 6 के 6 चले जाएंगे और EG में 0 होगा। फिर थर्ड केस CrCl3 पायरिडीन 3, PY का मतलब है पायरिडीन, ठीक है। तो अब इसमें देखना है हमें कि हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, तो देखिए क्रोमियम पे कितना चार्ज है, क्योंकि 3 क्लोराइड पे -3 होगा तो क्रोमियम पे बैलेंस करने के लिए +3 होगा, और जो पायरिडीन है वो न्यूट्रल होता है, ओके, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो क्रोमियम यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कैटायन क्या होगा इसमें, ये पूरा सिस्टम न्यूट्रल है, इसको ही आप ब्रैकेट्स में ले सकते हैं, ओके। और जो पायरिडीन है वो कैसा है, मोनोडेंटेट, तो 3 पायरिडीन का मतलब है 3 बॉन्ड्स, 3 क्लोरीन का 3 बॉन्ड, टोटल 6 बॉन्ड्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो इसका नाम क्या होगा, ट्राई क्लोरो
देन ट्राई पायरिडीन, क्रोमियम, और क्रोमियम पे चार्ज कितना है 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। और उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए क्योंकि ये MA3B3 टाइप का स्ट्रक्चर है तो इसमें आपको एक फेशियल और एक मेरिडिनल आइसोमर भी बना के दिखाना है। जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे तो दोनों ये बनाने हैं, फेशियल और मेरिडिनल, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव, अभी हमने किया यहाँ पे ऊपर, क्या होता है T2G 3 EG 0, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट सेकंड केस में भी हम भूल गए, तो सेकंड केस में जो म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज रूट 6 के 6 सारे यहाँ पर पेयरिंग में, 0 × 0 + 2 बेसिकली 0, डायमैग्नेटिक है सेकंड वाला। थर्ड में क्या करेंगे हम, म्यू है 3 अनपेड है तो 3 × 3 + 2 √15 बोहर मैग्नेटन, सेम वैल्यू आ जाएगी। अब फोर्थ केस देखते हैं, दैट इज सीजियम FeCl4। तो इसका डायरेक्टली नाम लिखेंगे तो पहले आएगा कैटायन, दैट इज सीजियम टेट्राक्लोरो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायन है तो आयरन के आगे क्या लगेगा 8, दैट इज इसको कैसे लिखा जाता है फिर फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आयरन की 3, क्योंकि सीजियम के ऊपर हमेशा +1 होता है, आयरन पे +3 होगा तो 4 क्लोरीन पे -4 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट +3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 क्लोरीन लगे हैं तो 4 है, ठीक है। अब 4 है तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो शेप आ जाएगी यहाँ पे टेट्राहेड्रल। और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है Fe3 पॉजिटिव, आयरन होता है 26, मतलब 4s2 3d6, तो 4s0 3d5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4s0 3d5। अब क्योंकि इसमें जो स्प्लिटिंग होगी वो होगी टेट्राहेड्रल, तो नीचे कौन रहेगा Eg, तो Eg पहले भरेगा 5 के लिए। और Cl बहुत वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड में तो जंप करना बहुत ईजी है, तो जंप हो जाएगा। तो पहले Eg में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। तो T2G में फिर से 3 जाएंगे, तो जो म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट 5 के 5 यहाँ पर अनपेड हैं, तो 5 × 5 + 2 दैट इज √35 बोहर मैग्नेटन, ठीक है। और फिफ्थ केस देखते हैं, K4MnCN6 साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो नाम क्या होगा इसका पहले, पोटाशियम हेक्सासाइनो, मैंगनीज का क्या बन जाएगा मैंगनेट। और मैंगनीज पे चार्ज कितना होगा, देखिए 4 पॉजिटिव यहाँ, मैंगनीज पे अगर हम 2 पॉजिटिव कर दें तो साइनाइड का 6 नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो पोटाशियम हेक्सासाइनो मैंगनेट 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6, शेप आ गई ऑक्टाहेड्रल, स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। 6 के 6 जब साइनाइड ही लगेंगे तो इसमें कोई सिस्ट्रांस जैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर बनेगा उसके, आपको कोई आइसोमर नहीं बनाने हैं। और जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी, अच्छा पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंगनीज 2 पॉजिटिव की क्या रहती है, इट इज़ 4s0 3d5। और क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है तो इसमें साइनाइड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत बड़ा गैप क्रिएट करेगा, तो पेयरिंग ही होगी, तो 5 के 5 T2G में ही रहेंगे और Eg में 0। तो 5 के 5 अगर T2G में रहेंगे तो कैसा बनेगा, ये Eg है और ये T2G है, देखिए 1 2 3, फोर्थ भी यहाँ आएगा, फिफ्थ भी यहाँ आएगा, एक अनपेड रहा, तो जो म्यू है दैट इज़ 1 × 1 + 2 दैट इज़ √3 बोहर
मैग्नेटन। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 24। आई होप कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे और साथ में एग्जाम में इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब इसके सिस बन रहा है, ट्रांस बन रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, वो भी मेंशन करेंगे। ओके, सो दैट वाज द 24th क्वेश्चन। नेक्स्ट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर।